हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएस क्लासेस। तो यहाँ पर अब हम जो वीडियो लेके आए हैं उसमें आज यूपीएससी 2020 में जो फर्स्ट पेपर हुआ है उसकी बी सीरीज़ को यहाँ पे सॉल्व करने का प्रयास किया गया है। तो ये जो प्रयास रहा है ये प्रथम दृष्टया रहा है और इस प्रयास में मैं सिर्फ आपको बताऊँगा कि किस प्रश्न का क्या आंसर होना चाहिए। तो इसमें हो सकता है कि 100 के 100 प्रश्नों के आंसर सही नहीं हो पाएँ क्योंकि अभी डिटेल एनालिसिस चल रहा है, फिर भी इसमें आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा। और इस पेपर का जो स्तर है वो पिछले से टफ़ से आप कह सकते हो मॉडरेट से टफ़ के बीच में है। तो यहाँ पर हम जल्दी जल्दी एक बार इस पेपर का एनालिसिस करते हैं, आंसर देखते हैं जो संभावित आंसर हो सकता है और इसके बाद हर प्रश्न पर हर एक पार्ट पर इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इस पर हम डिटेल एनालिसिस नेक्स्ट वीडियोज़ में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए जो सीरीज़ बी है उसमें पहला प्रश्न है कार्बन नैनो ट्यूब के संदर्भ में। अब यहाँ पर ये इतने सारे ऑप्शन हैं कि कार्बन नैनो ट्यूब का किस संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। तो यह पढ़ लीजिए कि मानव शरीर में औषधियों और प्रतिजनों के वाहक के रूप में किया जाता है, क्षतिग्रस्त भाग के रक्त कोशिकाओं के रूप में बनाया जाता है, जैव संवेदकों में किया जाता है, कार्बन नैनो ट्यूब बायोडिग्रेडेबल होती हैं। तो यहाँ पर आंसर होना चाहिए डी, ये सभी आंसर होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नंबर 2 कि नीचे कथन दिए गए हैं कि फसलों पर इंसेक्टिसाइड का छिड़काव करना, सक्रिय ज्वालामुखियों का निरीक्षण करना और वेलों के श्वास के नमूने एकत्रित करना कौन सा काम ड्रोन से हो सकता है। तो यहाँ पर भी आंसर होना चाहिए डी, ये तीनों काम किए जा सकते हैं। अगला जो हमारे सामने तीसरा प्रश्न है वो ये है कि एक प्रयोग के बारे में बताया गया है कि ये प्रयोग 3 ऐसे अंतरिक्ष यानों को काम में लाएगा जो एक समबाहु त्रिभुज की आकृति में उड़ान भरेंगे, जिसमें प्रत्येक भुजा 1 मिलियन किलोमीटर लंबी है और यानों के बीच लेज़र चमक रही होगी। ये प्रयोग किस संदर्भ में किया गया है। तो इसका आंसर भी होना चाहिए डी, इवोल्ड लीज़ा। फिर इसके बाद जो चौथा प्रश्न है वह है कि भावी माता पिता के अंडे या शुक्राणु उत्पन्न करने वाली कोशिकाओं में आनुवंशिक परिवर्तन किए जा सकते हैं। दूसरा, जीनोम जन्म से पूर्व प्रारंभिकीय भ्रूणीय अवस्था में एडिट किया जा सकता है। और तीसरा, प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल जो होती है वो एक पिग के भ्रूण में इंसेक्ट की जा सकती है। तो यहाँ पर ये जो चौथा सवाल है और मुझे तो इसका आंसर भी डी ही लग रहा है। चलिए नेक्स्ट करते हैं जो नंबर 5 का सवाल है। ये न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन के बारे में है। यहाँ पे बता रखा है कि ये वैक्सीन न्यूमोनिया के साथ तानिका शोथ और सेप्सिस के विरुद्ध प्रभावी है। दूसरा, उन प्रतिजैविकों पर निर्भरता कम की जा सकती है जो औषध प्रतिरोधी जीवाणु के विरुद्ध प्रभावी नहीं है। और तीसरा ऑप्शन है साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है वो लग रहा है मुझे केवल 1 और 2। यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हो, ना ही ये वैक्सीन कोई एलर्जिक रिएक्शन करे। देखिए ऐसा किसी भी वैक्सीन के संदर्भ में नहीं होता है। तो यहाँ पे आंसर होना चाहिए बी, पहला और दूसरा। चलिए 6th करते हैं। ये इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है। इसके बाद हम 6th क्वेश्चन पे आते हैं कि भारत में पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर के संबंध में क्या प्रयुक्त किया जाता है। अब देखिए पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रश्न है, इसका आंसर सीधा सीधा आना चाहिए मेरे हिसाब से ये डिजिटल सुरक्षा आधारभूत संरचना। 7th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पादप और प्राणी कोशिकाओं के बीच सामान्य अंतर के बारे में सही है। पहला कहता है भित्तियाँ होती है, कहता है नहीं होती हैं। पहले में दूसरे में कहते हैं पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली नहीं होती है, प्राणी कोशिकाओं में होती है। और तीसरा कहता है परिपक्व मादा कोशिका में एक वृहत राजधानी होती है जबकि प्राणी कोशिका में अनेक छोटी राजधानी होती है। तो ये 7वें नंबर का यहाँ पे आंसर है और इसका आंसर होना चाहिए सी, केवल 1 और 3। ठीक है, तो ये दोनों कथन यहाँ पे सही। चलिए अगला जो प्रश्न है 8वां नंबर का वो देखते हैं कि यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन से कारण बेंजीन प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। ऑटोमोबाइल, तंबाकू का धुआं, लकड़ी का जलना, रोगन किए गए लकड़ी के फर्नीचर का प्रयोग, पॉलीयूरेथेन से निर्मित उत्पादों का प्रयोग। तो यहाँ पर ये आंसर मुझे डी लग रहा है। 1 2 3 4 5 इन सभी के कारण बेंजीन प्रदूषण उत्पन्न होता है। चलिए अगला सवाल है हमारे पास 9th का, यदि निकट भविष्य में दूसरा वैश्विक वित्तीय संकट होता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भारत को सबसे अधिक उन्मुक्ति प्रदान करता है। तो यहाँ पर देखिए जो 9th का आंसर है वो होना चाहिए, इसके ऑप्शंस के हिसाब से मुझे लग रहा है केवल 1, अल्पकालीन विदेशी ऋणों पर निर्भर ना रहना।
चलिए अगला है 10वां सवाल। यदि आप अपने बैंक के डिमांड खाते से 1 लाख रुपए की नकद राशि को निकाल लेते हैं तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका आंसर लग रहा है सी, जिसमें मुद्रा की समग्र पूर्ति में 1 लाख से अधिक की वृद्धि होगी। चलिए अगला करते हैं 11वां सवाल। तो 11th में देखिए, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का सही विवरण निम्नलिखित में से कौन सा है? अब पारमिता का आंसर ये जो ऑप्शन दे रखे हैं उसके हिसाब से लग रहा है परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ। इसके बाद है 12th भारत इतिहास के संदर्भ में 1884 का रखमाबाई का मुकदमा किस पर केंद्रित था? तो इसका आंसर इसके ऑप्शंस के हिसाब से लगा है, वो लगा है बी 2 और 3, सहमति की आयु और दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन। 13 जो है उसका आंसर देखते हैं कि किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ? तो इसका जो आंसर लग रहा है वो लग रहा है बी, नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकर होना। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। वेलेज़ली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस लिए की थी? तो यहाँ पे पूछ रहा है, कारण पूछा जा रहा है क्यों की थी? तो इसका आंसर लग रहा है डी, वह ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाहता था। फिर अगली बार है 15वां सवाल कि इतिहास के संदर्भ में उलूगुलान अथवा महान उपद्रव निम्नलिखित में से किस घटना का विवरण था? तो इसका आंसर लग रहा है डी, 1899 से 900 के बिरसा मुंडा विद्रोह का। अगला है हमारे पास 16वां प्रश्न, प्राचीन भारत के विद्वानों साहित्यकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि कौन सा कथन सही है, और यहाँ पर पढ़ने के बाद जो आंसर लग रहा है वो लग रहा है सी, केवल 3 कालिदास चंद्रगुप्त 2 से संबंधित हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम इंग्लिश ट्रांसलेशन के बाद 17 की मानव प्रजनन तकनीक में जो रिसेंटली डेवलपमेंट हुआ है उसमें प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफ़र का प्रयोग किस लिए होता है? तो यहाँ पर आंसर लग रहा है डी, संतान में सूत्रकणिका वाले रोगों का निरोध। 18वां क्वेश्चन है, विकास की वर्तमान स्थिति में कृत्रिम बुद्धिमत्ता निम्नलिखित में से किस कार्य को प्रभावी रूप से कर सकती है? ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे प्रश्न है। तो इसका आंसर पढ़ने के बाद लग रहा है यहाँ पे डी, सभी कार्य कर सकती है। विद्युत की खपत कम कर सकती है, गीतों की रचना, रोगों का निदान, टेक्स्ट टू स्पीच और विद्युत ऊर्जा का बेतार संचरण। इसके बाद हमारे पास है 19वां प्रश्न है, वीएलसी तकनीक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? और इसके ऑप्शन पढ़ने के बाद यहाँ पर जो आंसर लग रहा है वो लग रहा है सी, 1, 3 और 4। चलिए इसको मैं इतनी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे प्रश्न हैं। ब्लॉकचेन तकनीक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, जब से बिटकॉइन आया है तब से ये प्रश्न किसी न किसी रूप में आता ही रहता है यूपीएससी में। तो यहाँ पर जो आंसर निकल के आ रहा है वो लगता है मुझे केवल एक कि यह एक सार्वजनिक खाता है जिसका हर कोई निरीक्षण कर सकता है परंतु जिसे कोई भी एक उपभोक्ता नियंत्रित नहीं कर सकता। ये सही है। चलिए हमारे पास अगला प्रश्न है 21वां प्रश्न, और 21वां प्रश्न है, संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें संसद, अब ये जो 4 ऑप्शन हैं यहाँ पर उन चारों में से आंसर लग रहा है बी, कि संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। तो बी आंसर लग रहा है यहाँ। 22वां जो प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? तो यहाँ पे लग रहा है ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जहाँ पे राज्य को बताए गए हैं क्या क्या करना चाहिए। इसके बाद है 23वां प्रश्न कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और यहाँ पर जो ऑप्शन है इसके संदर्भ में मुझे आंसर लग रहा है बी, केवल 2 जो सही है, कि भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता तथा उन आदर्श जिन पर संविधान आधारित है की सुरक्षा हेतु न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था करता है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं 24 नंबर का, जिसमें पूछा जा रहा है कि गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच एक समान सहमति पाई जाती है, यह निम्नलिखित में से कौन सी है? देखिए ये बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका आंसर मुझे भी समझ में नहीं आया है फ़िलहाल, कि मुझे इसमें आंसर लग रहे हैं कि इसमें डी भी हो सकता है और
ए भी हो सकता है, तो आई एम कन्फ्यूज, तो मैं इस सवाल का आंसर बिल्कुल भी गैस नहीं कर पा रहा हूँ। तो 24/5 को क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर है कि ब्यूरोक्रेसी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही चित्रण है, और इसका आंसर लग रहा है डी, लोक नीति को कार्यान्वित करने वाला अभिकरण। अगला प्रश्न है 26वां हमारे पास, और 26वां प्रश्न है भारत की संविधान की उद्देशिका के संदर्भ में, और पूछा गया है इसमें से। तो यहाँ पे जो आंसर निकल के आ रहा है वो लग रहा है सी, संविधान का भाग है और वैसा ही विधिक प्रभाव रखती है जैसा कि उसका कोई अन्य भाग। अगला प्रश्न है 27 नंबर का, रिजर्व ट्रांच या गोल्ड ट्रांच के बारे में। तो 27 नंबर का ये जो प्रश्न है इसका आंसर मुझे लग रहा है यहाँ पे डी, IMF द्वारा इसके सदस्यों को प्रदत्त एक शाखा प्रणाली का। और 28 नंबर पे जो प्रश्न है वो है भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित में इस कथनों में से कौन सा सही है। यहाँ पे जो 28वां नंबर का प्रश्न है इसका आंसर मुझे लग रहा है डी, 2 और 3। ठीक है, वे किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे और इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे। और इसके बाद है हमारे पास 29 नंबर का क्वेश्चन। 29 नंबर के क्वेश्चन है, 2 कथन दिए हुए हैं और बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। एक कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति को जो मतदान के लिए योग्य है मंत्री बनाया जा सकता है जो कि उस राज्य का विधानमंडल का सदस्य नहीं है, तो ये सही बात है। और 1959 का जो एक्ट है उसमें कहता है 5 वर्ष की सज़ा हो जाए तो वो स्थायी तौर पर निर्हत हो जाता है, ये बात गलत है। इसमें आंसर आएगा केवल 1। अगला प्रश्न है 30वें नंबर का। अब यहाँ पे इसका जो आंसर है वो देखते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में यहाँ पूछा गया है, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में जो पूछा गया है तो इसका आंसर मुझे लग रहा है केवल 1। और अगला प्रश्न है हमारे पास 31। यहाँ पूछा गया है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और फिर कौन सा सही है। तो यहाँ पे 31 का जो आंसर निकल के मुझे लग रहा है वो लग रहा है बी, 2 और 4। ठीक है, तो ये डिटेल में आप पढ़ लीजिएगा, मैं लिंक दे दूँगा डाउनलोड करके। अगला प्रश्न है हमारे पास 32 राज्यसभा से संबंधित कि राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियाँ किस क्षेत्र में हैं। तो 32 पे यहाँ पे आंसर लग रहा है बी। अगला देखते हैं 33 नंबर का जो क्वेश्चन है। 33 नंबर का ये जो क्वेश्चन है MP लेट्स के बारे में है। यहाँ पे जो आंसर लग रहा है वो लग रहा है केवल 1 और 2 कि MP लेट्स टिकाऊ परिसंपत्तियों में प्रयुक्त हो सकती हैं और प्रत्येक सांसद निधि का एक निश्चित अंश SC/ST के लाभार्थी हेतु प्रयुक्त होना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है 34 हमारे पास अनटचेबिलिटी पर, और यहाँ पे जो आंसर लग रहा है वो लग रहा है समता का अधिकार कि किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है। 35वां सवाल जो है भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किससे व्यादेशित है। तो 35 सेपरेशन ऑफ जुडिशियल पावर पे सवाल है। तो यहाँ पर जो आंसर लग रहा है वो लग रहा है बी, राज्य की नीति के निदेशक तत्व द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 36 नंबर का जो प्रश्न है वो है वित्त मंत्री संसद में बजट प्रस्तुत करते हुए जो अन्य प्रलेख भी प्रस्तुत करते हैं वहाँ पर ये प्रश्न पूछा गया है, और इस 36 क्वेश्चंस का जो आंसर लग रहा है वो लग रहा है डी, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के प्रावधानों के द्वारा। 37 परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है, और 37 का आंसर लग रहा है डी, सीमित सरकार। 38 है यूनिवर्सल डॉक्ट्रिन ऑफ ह्यूमन राइट से संबंधित, यहाँ पे 1948 में पूछा गया है इसके बारे में, और इसका जो आंसर लग रहा है वो लग रहा है डी, 1, 2, 3। इसके बाद 39 नंबर पे है जो आंसर, उसको देख लेते हैं कि भारत में विधिक सेवा प्रदान करने वाले विधिकरण निम्नलिखित में से किस प्रकार की निःशुल्क सेवाएं देते हैं। तो 39 का यहाँ पे आंसर लग रहा है ए, केवल 1 और 2, 1 लाख से कम वार्षिक आय वाले व्यक्तियों को, 2 लाख से कम वार्षिक वाले व्यक्ति जो कि ट्रांसजेंडर कैटेगरी का हो। अगला है 40 नंबर पे, देखिए कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, और यहाँ पर
इन युग्मों को सही करके बताना है कि कौन सा युग्म सम्मिलित है। तो यहाँ पे लग रहा है मुझे सी, केवल 1 और 3। ठीक है, इसके बाद है 41 जो है हमारे सामने, भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। 41 का आंसर लग रहा है मुझे बी, केवल 2 और 3। और फिर इसके बाद है 42 पे, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये स्थाविरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबंध है, इस तरह से ये प्रश्न है बौद्ध धर्म पर लेकर। और इसका आंसर जो लग रहा है वो लग रहा है बी, केवल 2 या और 3। इसके बाद है अगला प्रश्न 43 नंबर पे। 43 नंबर पे देखिए, औद्योगिक क्रांति के द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत में पड़े प्रभावों की सही व्याख्या करता है। कौन सा कथन सही व्याख्या करता है? तो 43 का जो आंसर है वो लग रहा है मुझे ए, भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए थे। 44 है अगला प्रश्न, और 44 का जो प्रश्न पूछा जा रहा है वो घटनाओं पर विचार किया जा रहा है, और पूछा जा रहा है कि उपयुक्त घटनाओं का प्राचीन काल से आरंभ कर सही कालानुक्रम क्या है। तो मतलब हमें इनको अरेंज करना है, और यहाँ पर जो आंसर लग रहा है वो आंसर लग रहा है यहाँ पे सी, 2413। इसके बाद अगला प्रश्न है कि कौन सा उपवाक्य उत्तर हर्षकालीन स्त्रोतों में प्रायोल्लेखित हुंडी के स्वरूप की परिभाषा बताता है। क्वेश्चन नंबर 45, और इसका आंसर लग रहा है सी, ये एक विनिमय पत्र। अगला प्रश्न है हमारे पास 46, स्वतंत्रता संग्राम के समय लिखी गई सखाराम गणेश दौसर की पुस्तक देशेर कथा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 46 का जो आंसर लग रहा है वो लग रहा है डी, सभी सही हैं। 47, गांधी इरविन समझौते में से जो क्या क्या समझौता सम्मिलित था। तो 47 का यहाँ पे जो आंसर लग रहा है वो लग रहा है बी, 1, 2 और 4। इसके बाद अगला है 48 नंबर पे। 48 नंबर पे, अस्पृश्य समुदाय के लोगों को लक्षित कर प्रथम मासिक पत्रिका विटाल विध्वंसक किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी। तो यहाँ पे 48 का आंसर लग रहा है गोपाल बाबा वलंकर। 49, कुल्यावाप और द्रोणावाप शब्द क्या निर्दिष्ट करते हैं भारतीय इतिहास में। तो इसका आंसर लग रहा है भूमाप। और 50 पे जो प्रश्न है वो है कि किसी शासक ने अपनी प्रजा को इस अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया था। तो यहाँ पे 50वें नंबर का प्रश्न है, और इसका आंसर लग रहा है अशोक। चलिए अगले पे बढ़ते हैं, यहाँ पर 51 पे। तो 51 पे जो हमारे पास प्रश्न है वो देखिए आपके सामने है कि फर्टिगेशन के क्या लाभ हैं। 51 में पूछा गया है फर्टिगेशन के लाभ, और इसका आंसर लग रहा है सी, 1, 3 और 4। 2 नंबर का लाभ यहाँ पे नहीं लग रहा। और इसके बाद है 52 पे, निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए, और खनिजों पर विचार कीजिए इसके बारे में कौन से आधिकारिक रूप से नामित मेजर मिनरल्स हैं। ठीक है, तो 52 का यहाँ पे आंसर लग रहा है ए, केवल 1 और 2, बेंटोनाइट और क्रोमाइट। इसके बाद है 53 है ओशन मीन टेम्परेचर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर 53 का जो आंसर लग रहा है वो लग रहा है बी, केवल 2, कि ओशन मीन टेम्परेचर जो जनवरी और मार्च में एकत्रित किया जाता है उसे निर्धारित करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है कि मानसून में वर्षा की मात्रा एक निश्चित दीर्घकालीन औसत वर्षा से कम होगी या अधिक। इसके बाद है 54 नंबर का क्वेश्चन, और इसका प्रश्न पूछा गया है कि रासायनिक उर्वरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पर जो 54 का आंसर लग रहा है वो लग रहा है बी, केवल 2 और 3। इसके बाद है 55 पे जो हमारे सामने प्रश्न है वो है भारत के मरु राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। 55 नंबर का जो प्रश्न है तो उसमें जो है ये 2 जिलों में विस्तृत है। उद्यान के अंदर कोई भी मानव वास स्थल नहीं है, और ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का प्राकृतिक आवास है। तो यहाँ पे इसके बारे में जो सही लग रहा है वो कथन लग रहा है केवल 1 और 3। और यहाँ पे है अगला 56, सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है। तो 56 का आंसर डी, नुब्रा घाटी के उत्तर में। इसके बाद है 57
कि इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, और यहाँ पे 57 का आंसर लग रहा है एक, केवल 1 और 3। इसके बाद है अगला प्रश्न 58, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 58 में कथन दिए गए हैं जो कि सिंचाई से संबंधित हैं, ग्राउंड वाटर से संबंधित हैं, और यहाँ पे आंसर लग रहा है बी, केवल 2 और 3 सही हैं। इसके बाद 59 वाला प्रश्न देखिए, जेट स्ट्रीम के बारे में है, और जेट स्ट्रीम के बारे में पूछा गया है क्या सही है, तो यहाँ पे आंसर लग रहा है सी, केवल 2। अगला प्रश्न देखते हैं 60, ये क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के बारे में पूछा गया है, और यहाँ पे जो आंसर लग रहा है 60 का, यहाँ पे आंसर लग रहा है सी, नागार्जुन सागर श्रीशैलम। अगला है 61 वाला जो प्रश्न है वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से है, तो यहाँ पे जो आंसर लग रहा है सही वो लग रहा है बी, ऐसे पौधे की खेती किसी भी परिस्थिति में नहीं हो सकती। अगला है 62, और 62 है घंटाशाला के बारे में, और इसके बारे में कौन सा कथन सही है या कौन सा ऑप्शन सही है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन लग रहा है वो लग रहा है ए, विदेशी व्यापार करने वाले बंदर का। और अगला है कृषि में ज़ीरो टिलेज के क्या लाभ होते हैं, तो 63 का यहाँ पे आंसर लग रहा है डी, 1 2 3 सारे लाभ होते हैं ये ज़ीरो टिलेज से संबंधित। अगला है 64 कि भारत की जैव ईंधन नीति के बारे में पूछा गया ये प्रश्न है, बायोफ्यूल पॉलिसी के बारे में, और इसमें पूछ रहा है कौन सही उत्तर कौन सा है, तो यहाँ पे 64 में जो आंसर लग रहा है वो लग रहा है ए, 1 2 और 5 और 6। अगला है 65 का कि कार्बन के सामाजिक मूल्य पद का सर्वोत्तम रूप से वर्णन मिलता है, और 65 का जो प्रश्न है सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन, यहाँ पे आंसर लग रहा है ए, प्रगत वर्ष में 1 टन CO2 के उत्सर्जन से होने वाली दीर्घकालीन क्षति। अगला है हमारे पास 66 में है भारत में दालों के संदर्भ में, ब्लैक ग्राम के संदर्भ में प्रश्न है यहाँ पर, और आंसर लग रहा है केवल ए, कि उड़द की खेती खरीफ और रबी दोनों फसलों में की जा सकती है। 67 वाला जो प्रश्न है सब ट्रॉपिकल क्रॉप के बारे में है, और यहाँ पर ये पूछ रहा है एक फसल की स्थिति देकर ये फसल निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है जिसको 200 पाला रहित दिवस चाहिए, 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए, तो यहाँ पे 67 का जो आंसर निकल के आ रहा है वो लग रहा है ए, कपास की बात हो रही है। 68 की बात करें तो 68 सोलर वाटर के बारे में प्रश्न पूछा गया है, यहाँ पर जो आंसर निकल के आ रहा है वो लग रहा है डी, ना तो 1 और ना ही 2। इसके बारे में बाद अगला प्रश्न है हमारे पास 69 में भारत की गन्ने की खेती के बारे में प्रश्न पूछ रहा है, और इसका आंसर लग रहा है सी, केवल 1 और 4। अगला है 70 पे प्रश्न पूछा गया है इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर पे, और इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर पे कौन कौन से यहाँ पे सही हैं, तो 70 पे आंसर यहाँ पे लग रहा है डी, सभी। अगला है 71, कृषि में सार्वजनिक निवेश माना जा सकता है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है यहाँ पे, और यहाँ पर जो आंसर लग रहा है 71 का वो लग रहा है डी, सभी। और भारत में इंटरेस्ट कवरेज रेशियो पद का क्या महत्व है, 72 का यहाँ पे आंसर लग रहा है ए, केवल 1 और केवल 2। इसके बाद प्रश्न है हमारे पास 73, हाल ही में बीते गए निम्नलिखित में से कौन से कारक या नीतियां भारत में चावल के मूल्य को प्रभावित कर रही थी, 73 प्राइस ऑफ राइस पे, और इसका आंसर लग रहा है डी, 1 2 3 4। 74 का जो प्रश्न है वो लग रहा है कि पिछले दशक में भारत श्रीलंका व्यापार के मूल्य में सतत वृद्धि हुई है, ये इस तरह से दिए गए हैं 3 कथन, और कौन से सही हैं पूछा गया है 74 का, तो यहाँ पे लग रहा है ए, केवल 1 और 2 सही है, ये गलत है तीसरा। इसके बाद है 75 में है कि किस समूह के सभी चारों देश G20 के सदस्य हैं, 75 नंबर का जो आंसर है, इसका जो आंसर मुझे लग रहा है वो है ए, अर्जेंटीना, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका और टर्की। इसके बाद 76 क्वेश्चन की बात होते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड वाला प्रश्न है, और यहाँ पे आंसर लग रहा है बी,
1, 3 और 4 कथन सही हैं। इसके बाद अगला है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे हमारा प्रश्न, और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे जो प्रश्न है उसमें जो आंसर लग रहा है वो लग रहा है कि केवल 1 और 2 कथन सही हैं, तीसरा कथन यहाँ गलत है। इसके बाद बात करें 78 नंबर के प्रश्न की कि कौन सी नदी किस सागर में मिलती है, तो युग में सम्मिलित करने हैं, तो यहाँ पे आंसर लग रहा है सी। और अगला प्रश्न है 79 नंबर का। 79 नंबर के प्रश्न में आंसर लग रहा है डी। एमएसपी पे पूछा गया प्रश्न है, ना तो 1 और ना ही 2। इसके बाद 80 पे भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब ये इंडियन इकोनॉमी में प्रश्न है और इसका जो आंसर है वो लग रहा है सी, केवल 1 और 3। देखिए यहाँ पर इतनी जल्दी इसलिए चल रहे हैं, समय कम है, इसका डिटेल एनालिसिस आपको मैं बाद में बताऊंगा। अगला प्रश्न है हमारे पास 81 नंबर का कि भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पे प्रश्न पूछा गया है और इसका आंसर जो लग रहा है वो लग रहा है बी, ये मुख्यतः ऋण सृजित न करने वाली पूंजी प्रवाह है। इसके बाद है 82, वर्तमान में भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, और यहाँ पे 82 का आंसर लग रहा है डी, केवल 1, 3 और 4। अगला है 83, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट के बारे में, तो यहाँ पे आंसर लग रहा है कच्चे तेल की श्रेणी से संबंधित है ये न्यूज़। अगला है 84 नॉन फाइनेंशियल डेप्ट के बारे में पूछा गया प्रश्न है, तो 84 पे यहाँ पे आंसर लग रहा है डी, 1, 2 और 3। अगला है भारत में क्यों कुछ परमाणु रिएक्टर IAEA के सुरक्षा उपायों के अधीन रखे जाते हैं जबकि अन्य इस सुरक्षा के अधीन नहीं रखे जाते, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो यहाँ पे आंसर लग रहा है बी, कुछ आयातित यूरेनियम का प्रयोग करते हैं और कुछ घरेलू आपूर्ति का। अगला है 86 और 86 में यहाँ पर ट्रिम्स पे प्रश्न पूछा गया है और आंसर लग रहा है बी, केवल 2। ये वस्तुओं और सेवाओं दोनों के व्यापार से संबंधित निवेश उपायों पर लागू होते हैं। 87 नंबर का प्रश्न है अगला। 87 नंबर, यदि RBI प्रसारवादी मौद्रिक नीति का अनुसरण करने का निर्णय लेता है तो निम्नलिखित में से वह क्या नहीं करेगा। तो 87 में एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी के बारे में पूछा गया, आंसर लग रहा है केवल बी। अगला है 88, 1991 के आर्थिक उदारीकरण से संबंधित और LPG से संबंधित ये प्रश्न है, कथन दिए गए हैं, पूछा गया है कौन सा सही है, तो आंसर लग रहा है बी, केवल 3 और 4। अगला है 89 पूछा गया है और इसका आंसर लग रहा है 89 का यहाँ पर बी, केवल 2। अगला है 90 नंबर का प्रश्न, भारत में किसी व्यक्ति के साइबर बीमा कराने पर निधि की हानि की भरपाई और अन्य लाभों के अतिरिक्त सामान्यतः निम्नलिखित में से कौन कौन से लाभ दिए जाते हैं, तो यहाँ पे इस 90 पे साइबर इंश्योरेंस पे आंसर लग रहा है बी, केवल 1, 3 और 4, 2 नहीं लग रहा। यदि यह प्रमाणित हो जाता है कि किसी शरारती तत्व द्वारा जानबूझकर कंप्यूटर को नुकसान किया गया है। अगला प्रश्न है 91 और 91 पे जो आंसर लग रहा है वो लग रहा है बी, केवल 1 और 3, परिवारजक, परित्यागी और भ्रमणकारी, 3 उपासक, बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी। 92 प्रश्न है इंडियन एलिफेंट के बारे में, जो कथन दे रखे हैं इसमें से जो सही लग रहा है वो लग रहा है ए, केवल 1 और 2। 93 संरक्षित क्षेत्र कावेरी बेसिन में स्थित है कौन सा, तो 93 का आंसर लग रहा है यहाँ पे सी, 1, 3 और 4। अगला है 94 पे जो आंसर लग रहा है वो लग रहा है ए, पक्षियों के बारे में बात की जा रही है, सिलोन, फ्रॉगमाउथ, कॉपर स्मिथ, बॉर्बेट, ग्रेचिन, मिनिवेट। 95 इंडियन स्वैम्प डियर पे प्रश्न है और कौन सा संरक्षित क्षेत्र प्रसिद्ध है इसके लिए, तो 95 का आंसर लग रहा है ए, कान्हा। इसके बाद 96 इस्पात स्लैग निम्नलिखित में से किसके लिए सामग्री हो सकता है, तो 96 का आंसर लग रहा है डी, 1, 2 और 3। और इसके बाद
लास्ट में आ गए हैं हम, लास्ट प्रश्नों पर। 97 जो है प्रश्न वो मस्क डियर पे पूछा गया है, कस्तूरी मृग पे। और निम्नलिखित में से बताइए कि कौन सा प्राकृतिक आवास मिल सकता है। तो 97 का आंसर लग रहा है ए 1 और 2। अगला है 98 और 98 रूरल रोड्स के बारे में प्रश्न है, और यहाँ पे जो आंसर लग रहा है वो लग रहा है ए केवल 1, 2 और 3। और उसके बाद 99 नंबर का प्रश्न है जो कि कोल ऐश पे है। कोयले की राख में आर्सेनिक सीसा पारद होते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड सृजित करते हैं और राख की अधिक मात्रा पाई जाती है। तो यहाँ पर कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर लग रहा है बी केवल 2 और 3। और लास्ट जो प्रश्न है हमारा खेती में बायोचार के बारे में, और इसका आंसर जो लग रहा है वो लग रहा है डी, तीनों कथन सही है। तो देखिए ये बहुत कम टाइम में आसपास से सलाह लेकर सर्च करके और खुद के नॉलेज पे दिए गए आंसर हैं। ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं होगा कि 100 के 100 प्रश्नों के आंसर सही होंगे, इसमें से कुछ गलत भी हो सकते हैं, पर इसका जो डिटेल एनालिसिस है वो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। पर फिलहाल ये आपको एक गाइडेंस दे सकते हैं कि किस तरह से प्रश्नों को देखा गया है और किस तरह से कौन सा आंसर यहाँ लग रहा है। तो चलिए, अगर चैनल अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, डिटेल एनालिसिस से जुड़े रहिए, ताकि इसमें यूपीएससी और स्टेट पीसी से संबंधित स्टडी वीडियो भी अपलोड होते रहेंगे। तो जुड़े रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।